मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों को मैथ्स की क्लासेस लगातार मिल रही है, लेकिन कुछ दिनों से एसएसटी की क्लासेस रुकी हुई थी। अब उसे हम लोग आगे बढ़ाएंगे और हम लोग एसएसटी की क्लास करेंगे। तो अभी हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद, पहले ही चैप्टर को हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें कुछ टॉपिक्स हुआ था आप लोगों का और कुछ टॉपिक्स बचे हुए थे। तो उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग आगे बढ़ाएंगे और बाकी के टॉपिक्स को कवर करेंगे। अगले 2 क्लास में आप लोगों का ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम लोग नए चैप्टर की भी शुरुआत करेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे यूरोप में राष्ट्रवाद, पहला ही चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। कुछ टॉपिक्स को कवर किए थे, जैसे लुई 16वां के बारे में पढ़ लिए थे हम लोग, ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति के बारे में पढ़ लिए थे। नेपोलियन बोनापार्ट के बारे में हमने आप लोगों को बता दिया था। अभी तक 4 क्लासेस हो चुकी है, जिसमें मैंने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर चुका, ठीक है। मेटरनिक हो गया, चार्ल्स दशम हो गया, इन लोगों के बारे में हमने पढ़ा दिया आप लोगों को। लुई फिलिप, आखिरी क्लास हम लोग इनके बारे में जाने थे, लुई फिलिप के बारे में, जहाँ पे 1748 की क्रांति 1730 की फ्रांसीसी क्रांति, इन सभी टॉपिक्स को हमने आप लोगों को बता दिया था अच्छे तरीके से, ठीक है। लुई फिलिप तक हो चुका था। आज के क्लास में हम लोग मेनली बात करने वाले हैं इटली का एकीकरण और जर्मनी का एकीकरण। उसमें भी इटली के एकीकरण पे मुख्य रूप से हम लोग चर्चा करेंगे, इन सभी चीज़ों के बारे में कि इटली का एकीकरण कैसे हुआ और किनका किनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था, ठीक है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, एकदम जोश जुनून के साथ। आप लोगों को पूरे क्लास में अच्छे तरीके से बताएंगे, समझाएंगे कैसे इटली का एकीकरण हुआ। पूरा थ्योरी के माध्यम से हम आप लोगों को समझाएंगे और बताएंगे किस तरीके से इटली का एकीकरण हुआ और इन लोगों किनका किनका योगदान रहा कैसे। तो समझिएगा इटली के एकीकरण के बारे में, ठीक है। इटली के एकीकरण के बारे में सबसे पहली बात कि यूरोप में राष्ट्रवाद में एकीकरण की बात अगर आती है तो सबसे पहले नेपोलियन का नाम आता है, क्योंकि नेपोलियन ने ही फ्रांस में एकीकरण का शुरुआत किया था, ठीक है। फ्रांस को एकजुट किया था और यूरोप में राष्ट्रवाद का भावना को फैला दिया था। उसी तरीके से अब हम लोग बात करते हैं, आज हम लोग जो करने वाले हैं, ये देखिए यूरोप का ये नक्शा है, समझिएगा ये यूरोप का मैप है। इसमें ये रहा आप लोगों का जर्मनी, ठीक है। ये रहा आप लोगों का जर्मनी, ठीक है। मैं जो अंडरलाइन कर रहा हूँ देखिएगा, ये रहा जर्मनी, ठीक है। और ये है आप लोगों का फ्रांस, ठीक है। जर्मनी, फ्रांस, ये रहा इटली और ये रहा फ्रांस और ये रहा जर्मनी, ठीक है। ये रहा जर्मनी, ये है आप लोगों का इटली और ये है आप लोगों का फ्रांस और ये है जर्मनी। इन तीनों कंट्री के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, ये देखिएगा, इन तीनों कंट्री के बीच में एक छोटा सा कंट्री है, ये ऑस्ट्रिया। यही सबसे खराब देश है, देश नहीं कह सकते, यहाँ का शासक सबसे खराब है ऑस्ट्रिया। इसी का जो शासक है आप लोगों को मेटरनिक, इसी के कारण सारा खेल खराब हो रहा है सभी देश का। ना ही जर्मनी का एकीकरण हो पा रहा है, ना ही इटली का एकीकरण हो पा रहा है, ठीक है। इस तरीके से समस्या है। तो ये इटली का एकीकरण कैसे होगा, जर्मनी का एकीकरण कैसे होगा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज के क्लास में कवर करने वाले हैं। तो समझिएगा इटली, ये जो है इटली, जब इसका एकीकरण नहीं हुआ था तो ये 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था। ये इटली 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था। तो इसको नेपोलियन क्या किया था, बड़ी मुश्किल से एक किया था और 3 भागों में लाया था। इसको इटली को 3 भागों में लाया था। इसी तरीके से नेपोलियन ने फ्रांस में भी वही किया था। फ्रांस भी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था। उसको क्या किया नेपोलियन, पूरे अपना ताकत झोंक दिया पूरे यूरोप को एकीकरण में। तो फ्रांस में क्या हुआ, फ्रांस भी 300 से अधिक भागों में बटा हुआ था, उसको जो है 33 भागों में लाया नेपोलियन अपने दम पर, ठीक है। और इसी तरीके से जर्मनी का भी हाल था, जर्मनी भी 200 से अधिक भागों में बटा हुआ था। इसको भी क्या किया था नेपोलियन ने, 39 भागों में लाया था, ठीक है। 39 भागों में लाया था, ठीक है। तो इस सारा तो 39 भागों में लाया था सबको, इसको 39 भाग में ला दिया, इसको 3 भाग में ला दिया, इसको भी 33 भाग में ला दिया, ठीक है। जब तक नेपोलियन रहा तभी तक। उसके बाद क्या हुआ, नेपोलियन जब वियना की संधि, हमने आप लोगों को बताया था पिछले क्लास में कि जब वियना का संधि हुआ, तो जब नेपोलियन को
क्या बोलते हैं इंग्लैंड ले जाया गया और वहाँ पे उसको सेंट हेलेना द्वीप पे छोड़ दिया गया और उस तरीके से वहाँ उसका मृत्यु हो गया। नेपोलियन ख़त्म, मतलब उसका किया गया सारा काम ख़त्म, है कि नहीं। तो वियना की संधि के तहत क्या किया गया, सभी को फिर तोड़ दिया गया। फिर वही फ्रांस पूरा टूट गया, जर्मनी भी टूट गया और इटली भी टूट गया। तो इटली जो टूटा था, इटली जिसको एकत्रित करके 3 भाग में लाया था, 300 भाग से एकत्रित करके बड़ी मुश्किल से नेपोलियन बोनापार्ट क्या किया था, 3 भाग में लाया था। लेकिन फिर वियना की संधि के तहत मेटरनिक क्या किया, उसको 300 भाग में तो नहीं बांट पाया, 3 भाग में बांट दिया। आखिरकार क्या किया इसको, फिर 3 नहीं 13 भाग में बांट दिया। 3 भाग में तो नेपोलियन बोनापार्ट बांट के लाया था बड़ा मुश्किल से, लेकिन क्या किया मेटरनिक, फिर इसको 13 भाग में बांट दिया। इन 13 भागों का एकीकरण कैसे किया, किन लोगों ने किया, इसके बारे में मेनली हम लोग आज पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे कैसे इटली टूटा था इतने भागों में और इसका एकीकरण कैसे होने वाला है। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं कि कैसे आखिरकार इस इटली का एकीकरण हो पाया था। सबसे पहले समझिएगा, इटली के एकीकरण में 3 लोगों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। ठीक है, मैजिनी, गिरिबाल्डी और काउंट काबूर, इन तीनों लोगों के योगदान से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। इसमें सबसे पहला जो नाम आता है आप लोगों का इटली के एकीकरण में, मेजिनी का आता है। ठीक है, सबसे पहला नाम किसका आता है, मेजिनी का आता है। ठीक है, मेजिनी, इटली के एकीकरण में सबसे पहला नाम आता है मेजिनी का। ठीक है, मेजिनी ने क्या किया था कि गुप्त संगठन का स्थापना किया था। क्यों किया था, सबसे पहले समझिएगा। अगर कोई देश सब कुछ, तो ऑस्ट्रिया चाहता था कि ना ही इटली एक हो, ना ही जर्मनी एक हो, ना ही फ्रांस एक हो, लेकिन जैसे ही कोई देश एकीकरण की ओर आगे बढ़ता था, ऑस्ट्रेलिया उस पर बाधा बन जाता था। क्या करता था, ऑस्ट्रिया का जो राजा मेटरनिक था वो आक्रमण कर देता था, या कोई भी संस्था, कोई भी आंदोलन होता था तो तुरंत उसको दबा दिया जाता था। तो आखिर इन लोगों ने सोचा कि आखिर क्या करें जो एकीकरण संभव हो पाए। तो इन लोगों ने क्या किया, सबसे पहले मेजिनी इस पर आगे बढ़ के आया और इन्होंने क्या किया, गुप्त संगठन का स्थापना किया। गुप्त संगठन का स्थापना क्यों किया, ताकि मेटरनिक को पता ही ना चले कि हम लोग गुप्त संगठन का स्थापना कर रहे हैं और धीरे धीरे एकीकरण कर ले। गुप्त तरीके से संगठन बनाया। ठीक है, और मेटरनिक को पता ही नहीं चलने दिया। तो मेजिनी ने जो क्या किया, सबसे पहले 1820 ईस्वी में क्या किया, 1820 ईस्वी में का एक संगठन बनाया। क्या संगठन बनाया, कार्बोनारी संगठन। कार्बोनारी संगठन, ध्यान से समझिएगा, ये सारे संगठन जो पूछे जाते हैं कि मेजिनी ने कौन सा संगठन बनाया, तो कार्बोनारी संगठन बनाया 1820 ईस्वी में। ठीक है, कार्बोनारी संगठन। ठीक है, कार्बोनारी संगठन, और ये क्या था, बहुत ही शक्तिशाली संगठन था। ठीक है, मेजिनी ने बनाया 1820 में कार्बोनारी संगठन। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब यही नहीं रुका है मेजिनी, इससे आगे फिर मेजिनी क्या करता है, मेजिनी ने फिर अगला एक और संगठन बनाया। देखिएगा 2 मिनट। मेजिनी ने क्या किया, 1820 में कार्बोनारी संगठन बनाया। अब इसके बाद मेजिनी यही नहीं रुकता, और संगठन का स्थापना करता है ताकि इटली के एकीकरण में कोई परेशानी ना हो। फिर 1820 से आगे बढ़ता है और 1830 में क्या करता है, ये सब क्या प्रयास क्यों कर रहा है मेजिनी, ताकि इटली का एकीकरण हो पाए। ठीक है, 1830 में क्या किया इन्होंने, नागरिक आंदोलन चलाया। ठीक है, नागरिक आंदोलन चलाया। ठीक है, नागरिक आंदोलन चलाया। ठीक है, यहाँ तक हो गया। 1820 में कार्बोनारी संगठन का स्थापना किया, फिर 1830 में नागरिक आंदोलन चला। यही नहीं रुका है मेजिनी, फिर इसके आगे बढ़ता है और 1831 में, ठीक है, 1831 ईस्वी में क्या करता है, ये यंग इटली की स्थापना करता है। यंग इटली की स्थापना करता है। ठीक है, यंग इटली की स्थापना करता है। यंग इटली की स्थापना मेजिनी ने क्यों किया, मेजिनी का कहना था अगर देश को एकत्रित करना है, मजबूत करना है, तो सत्ता युवाओं के हाथ में डाल दो। तो इसलिए इसका प्लानिंग आया कि 1831 में क्या किया इन्होंने, यंग इटली की स्थापना कर दिया। ठीक है, 1820 में कार्बोनारी संगठन बनाया, सबसे शक्तिशाली संगठन। फिर 1830 में मेजिनी ने क्या किया है, नागरिक आंदोलन चलाया है। फिर 1831 में क्या किया इन्होंने यंग इटली का स्थापना किया। यहाँ भी नहीं रुका है इन्होंने, और 1800 यहाँ से आगे बढ़ता है और 1834 में क्या करता है, यंग यूरोप की स्थापना करता है।
ये सारे संगठन बना रहा है। 1820 में इन्होंने क्या किया, कार्बोनारी संगठन बनाया। 1830 में नागरिक आंदोलन चलाया और 1831 में क्या करता है, यंग इटली की स्थापना करता है और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करता है। इन सारे संगठन की स्थापना करता है, इतना मेहनत कर रहा है मेजनी, क्यों, ताकि इटली का एकीकरण हो जाए। ठीक है, इन सारे संगठन की स्थापना करता है। उसके बाद समझिएगा, ठीक है, मेजनी ने इन सारे संगठन का स्थापना किया। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से मेजनी इस सारे संगठन का लगातार स्थापना कर रहा है ताकि इटली का एकीकरण हो जाए। लेकिन इसके बाद यहीं पे नहीं रुकता है मेजनी। इन सारे संगठन के बाद क्या होता है, इनको उपाधि दिया जाता है। क्या उपाधि दिया जाता है मेजनी को, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि यही तो आदमी है जो अकेले पूरे इटली के लिए लड़ रहा है, एकीकरण के लिए लड़ रहा है। ठीक है, पूरे इटली के लिए एकीकरण के लिए लड़ रहा है। देखिए 1820 में कार्बोनरी संगठन बनाया, 1830 में भी नागरिक आंदोलन चलाया, 1831 में यंग इटली का स्थापना किया, 1834 में यंग यूरोप का स्थापना किया। ये एक आदमी जो पूरे यूरोप के लिए लड़ रहा है ताकि पूरे इटली के लिए लड़ रहा है ताकि इसका एकीकरण हो जाए। तो इस तरीके से मेजनी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा। ठीक है, इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। और कहा भी क्यों ना जाए, जो आदमी अकेला लड़ रहा है ताकि एकीकरण हो जाए, तो इतना सारा संगठन बना रहा है अपने दम पे, तो इसलिए इसको मेजनी को उपाधि दिया गया, क्या, इटली के एकीकरण का मसीहा। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, इटली का एकीकरण और भी आसान हो जाता है। ठीक है, मेजनी ने इन सारे संगठन के माध्यम से इटली के एकीकरण को और भी आसान बना दिया। ठीक है, अब आगे की कहानी हम लोग समझते हैं। हमने बताया था इटली के एकीकरण में 3 लोगों का योगदान रहा था। ठीक है, मेजनी, गैरिबाल्डी और काउंट काबूर। तो हमने बता दिया कि मेजनी ने क्या क्या किया। ठीक है, अब समझते हैं। यहाँ देखिए हमने बनाया हुआ है स्लाइड, देखिएगा इसको। इटली के एकीकरण में, ठीक है, इटली के एकीकरण में यही 3 लोगों का योगदान रहा था। हमने अभी आप लोगों को बताया मेजनी के बारे में कि मेजनी ने क्या क्या किया इटली के एकीकरण के लिए। अब समझते हैं काउंट काबूर के बारे में। ठीक है, अब समझते हैं काउंट काबूर के बारे में, फिर समझेंगे गैरिबाल्डी के बारे में। ठीक है, काउंट काबूर क्या करता, काउंट काबूर जो ये बहुत ही शार्प माइंड का व्यक्ति था, बहुत ही तेज दिमाग का आदमी था। ये भी चाहता था कि इटली का एकीकरण हो, क्योंकि ये तीनों एक ही तरीके, इन तीनों का टारगेट था किसी न किसी तरीके से, चाहे जैसे हो, मेटरनिक को हटा के पूरे यूरोप को एकत्र करना, चाहे इटली हो, जर्मनी हो या फ्रांस हो। तो इसमें फिर काउंट काबूर आता है। काउंट काबूर क्या करता है, वो भी इटली के एकीकरण के होड़ में शामिल हो जाता है। ठीक है, और इन्होंने क्या किया, काउंट काबूर ने 15,000 स्पेशल फोर्स, 15,000 जो है स्पेशल फोर्स, 15,000 स्पेशल फोर्स यानी कि 15,000 सेना गुप्त तरीके से कहाँ पे भेज दिया, फ्रांस में भेज दिया। क्यों भेजा, क्योंकि फ्रांस का एक जगह था क्रीमिया। ठीक है, आप लोगों को दिखा रहे थोड़ा सा, फ्रांस का ही एक जगह है, ये फ्रांस है। ठीक है, फ्रांस है, 2 मिनट, फ्रांस का एक जगह है क्रीमिया। ठीक है, फ्रांस का एक जगह इधर है क्रीमिया। ठीक है, और ये फ्रांस के जो क्रीमिया है यहीं पर, ठीक है, फ्रांस का एक क्रीमिया, यहाँ और ऑस्ट्रिया के बीच युद्ध होने वाला था। इन दोनों के बीच युद्ध होने वाला था। तो इन दोनों के बीच जो युद्ध होने वाला था, यहाँ पे क्या किया है कि काउंट काबूर ने फ्रांस और क्रीमिया के बीच युद्ध होने वाला है, तो काउंट काबूर ने फ्रांस के सपोर्ट में क्या किया, स्पेशल सेना भेज दिया ताकि ऑस्ट्रिया हार जाए, क्योंकि ये भी चाहता था ऑस्ट्रिया हारेगा तो सारा झंझट खत्म हो जाएगा। 15,000 स्पेशल सेना भेज दिया, किसको, फ्रांस की सहायता के लिए, क्रीमिया की सहायता के लिए। तो उस तरीके से क्रीमिया की सहायता के लिए 15,000 सेना जब भेज दिया तो पूरा यूरोप आश्चर्यचकित हो गया, ये छोटा सा इटली इतना ज़्यादा सेना कैसे भेज दिया। और जब भेज दिया तो पूरा शॉकिंग हो गया और सबको इसका नज़र पड़ गया कि ओ ये तो चाह रहा है कि इटली का क्या हो, एकीकरण हो, इसलिए 15,000 सेना को भेज दिया। ठीक है, काउंट काबूर क्या चाह रहा है कि इटली का एकीकरण हो, इसलिए 15,000 स्पेशल सेना भेज दिया, और ताकि आगे चल के अगर हम ऑस्ट्रिया से लड़ाई करें तो फ्रांस का भी सपोर्ट करे, फ्रांस भी हमारा सपोर्ट करे। तो 15,000 सेना भेज दिया और आखिरकार क्या हो गया, ऑस्ट्रिया को हार मानना पड़ा और युद्ध में हार गया। मेजनी ने इतना सारा संगठन बना दिया, ये भी सहायता कर दिया। और गैरिबाल्डी को कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार। ठीक है, गैरिबाल्डी को क्या कहा जाता है, इटली के एकीकरण का तलवार।
इटली के एकीकरण का, इटली के एकीकरण का तलवार, तलवार यानी कि ये अपने तलवार के दम पर इटली का एकीकरण करना चाहता था। जो भी इटली के एकीकरण में बाधा बनेगा तलवार से उसका गला काट दिया जाएगा, ऐसा इसका विचारधारा था। ठीक है, इन्होंने भी पूरे जोश जुनून के साथ इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। इटली के एकीकरण का इसको क्या कहा जाता था? तलवार कहा जाता था। मेजिनी ने गुप्त संगठन बनाया इटली के एकीकरण के लिए। इन्होंने 15,000 सेना स्पेशल रूप से भेजा और भी बहुत सारे कार्य किए थे। इसको हम लोग प्रश्न के माध्यम से बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे। 15,000 स्पेशल सेना को भेज दिया क्रीमिया की मदद के लिए, ताकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उसको मजबूती मिले। और गैरिबाल्डी ने भी क्या किया? इसको कहा जाता है इटली के एकीकरण का तलवार। तो गैरिबाल्डी ने भी क्या किया था? इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया था। और क्या किया था? ये नई नई कूटनीति को रचता था। किसके खिलाफ? मेटरनिख के खिलाफ, ताकि अगर वो कोई स्टेप ले रहा है तो कैसे ले रहा है, उसमें क्या करता था? मेजिनी का भी सपोर्ट करता था, ये काउंट काबूर का भी सपोर्ट करता था। इस तरीके से तीनों के सहयोग से इटली का एकीकरण संभव हो पाया था। ठीक है, अब समझिए इसमें एक और चीज है। इटली का ही एक भाग था क्या? सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, हमने बताया आपको इटली का ही एक भाग क्या था? छोटा सा भाग है इटली का, सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, ये है इटली, ये रहा इटली, और यहीं का एक भाग है सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, सर्डिनिया पिडमाउंट यही जगह है। इटली का एक भाग क्या है? सर्डिनिया पिडमाउंट। ठीक है, यहाँ का जो है सर्डिनिया पिडमाउंट, ठीक है, वहां का राजा बना दिया था विक्टर मैनुअल को। ठीक है, इटली का राजा बना दिया था विक्टर मैनुअल को। कौन बना था इसका राजा? मेजिनी ने, क्योंकि जब उन्होंने गुप्त संगठन का स्थापना किया था पूरे देश में हाईलाइट हो गया था, पूरे इटली में हाईलाइट हो गया था। तो मेजिनी ने क्या किया था? सर्डिनिया पिडमाउंट एक भाग था और वहां का राजा बना दिया था विक्टर मैनुअल को। ठीक है, विक्टर मैनुअल को। और विक्टर मैनुअल ने अपना वित्त मंत्री बना दिया था किसको? काउंट काबूर को। विक्टर मैनुअल ने क्या किया था? अपना वित्त मंत्री बना दिया था काउंट काबूर को। और काउंट काबूर बहुत ही अच्छा काम किया। तो वित्त मंत्री से इसका प्रमोशन होकर क्या बन गया था? ये प्रधानमंत्री बन गया था। ठीक है, वित्त मंत्री से ये प्रमोशन होकर ये प्रधानमंत्री बन गया। तो जब ये प्रधानमंत्री बन गया, इटली में प्रधानमंत्री बन गया, तो ये भी क्या किया? ऑस्ट्रिया का जो शासक था, क्या बोलते हैं उसको? ऑस्ट्रिया का जो शासक था मेटरनिख, हाँ कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा सा, है ना। ऑस्ट्रिया का जो शासक था मेटरनिख के खिलाफ क्या करता है? ये भी विद्रोह करता है। ठीक है, ताकि इटली का एकीकरण आसान हो पाए। ऑस्ट्रेलिया का जो शासक था मेटरनिख, उसके खिलाफ ये भी विद्रोह करता है ताकि इटली का एकीकरण आसान हो पाए। इस तरीके से, ठीक है, मेजिनी, गिरिबाल्डी और काउंट काबूर, मेजिनी, गिरिबाल्डी और काउंट काबूर तीनों के सहयोग से इटली का क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। इस तरीके से पूरा इटली क्या हो गया था? एक हो गया था। इस क्लास में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे इटली का एकीकरण हुआ मेजिनी, काउंट काबूर और गैरिबाल्डी के सहयोग से। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमने आप लोगों को नहीं बताया, क्वेश्चन के माध्यम से कवर करेंगे। और अगले क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे पहले जर्मनी का एकीकरण। ठीक है, एक टॉपिक बचा हुआ है जर्मनी का एकीकरण, और एक और टॉपिक बचता है क्या? यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। जर्मनी का एकीकरण कैसे होता है? बिस्मार्क कैसे जर्मनी का एकीकरण करता है, और एक टॉपिक आता है यूनान में राष्ट्रीयता का उदय। ये दोनों को हम आप लोगों को पहले बताएंगे, फिर क्वेश्चन के माध्यम से सभी चीज़ों को और अच्छे से क्लियर कराएंगे, फिर ऑब्जेक्टिव होगा, और इस तरीके से इस चैप्टर की होगी समाप्ति। तो आज की क्लास में हमने आपको सिर्फ बताया है इटली का एकीकरण, मेजिनी, काउंट काबूर और गिरिबाल्डी किस तरीके से इटली के एकीकरण में अपना योगदान दिया। तो आज के लिए इतना ही। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें। धन्यवाद।